स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन की बात करते हैं तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके फिजिकल स्टेट को। फिजिकल स्टेट तो ऐसा देखा गया है कि कार्बन नंबर 2 से लेकर के कार्बन नंबर 4 तक के जो एल्कीन होते हैं, ठीक है, कार्बन नंबर 2 से लेकर के कार्बन नंबर 4 तक के जो एल्कीन होते हैं, दे आर गैसेस, ये गैस होते हैं। कार्बन नंबर 5 to 18, कार्बन नंबर 5 to 18 जो होते हैं, दे आर लिक्विड, ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। कार्बन नंबर 19 टू ऑनवर्ड्स, कार्बन नंबर 19 टू ऑनवर्ड्स, ये जो होते हैं वह क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो कार्बन नंबर 2 से लेकर के 4 तक के जो एल्कीन्स होते हैं ये गैस होते हैं। 5 to 18 जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। 19 टू ऑनवर्ड्स जो एल्कीन होते हैं वह क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। किस पर बात हो रही है? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर पे बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद से जितने भी एल्कीन होते हैं दे ऑल आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक है। दे ऑल आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एक्सेप्ट क्या? इथीन, इथीन को छोड़ करके, ठीक है। इथीन को छोड़ करके जितने भी एल्कीन्स होते हैं सब के सब कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब नहीं इनका कोई कलर होता है और नहीं इनका कोई ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब नहीं इनका कोई स्मेल होता है, ठीक है। इथीन का जो देखा गया ऑर्डर जो होता है यह फेंट स्वीट स्मेल होता है, इसका फेंट स्वीट स्मेल होता है, ठीक है। तो जो इथीन होता है थोड़ा सूटी स्मेल का होता है, ठीक है। जबकि अदर जितने भी आपके एल्कीन्स होते हैं दे ऑल आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, नहीं इनका कोई कलर होता है और नहीं इनका कोई क्या होता है? ऑर्डर होता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में हम जानते हैं कि कौन सा फैक्टर काम करता है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। जो एल्कीन होता है, ठीक है, एल्कीन नॉन पोलर होता है। देखिए अगर देखा जाए तो एल्कीन थोड़ा सा पोलर होता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो एल्कीन एक नॉन पोलर स्पीशीज है, ठीक है। कैसे पोलर है अभी हम लोग आगे देख लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि एल्कीन जो होता है वह नॉन पोलर होता है, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन में कौन है? या कार्बन कार्बन है या आपका कार्बन हाइड्रोजन है। अब चूंकि कार्बन कार्बन है इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनिटी का डिफरेंस नहीं है, और कार्बन हाइड्रोजन है तो डिफरेंस तो है लेकिन बहुत ही कम डिफरेंस है। इतना डिफरेंस नहीं है कि जो उसके पोलर नेचर को क्या कर सके? रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो एल्कीन जो होता है वो नेचर में क्या होता है? नॉन पोलर होता है। अगर नॉन पोलर है तो हम कहते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यह वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर हमारा क्या होता है? पोलर होता है। तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in organic solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है? soluble होता है। लाइक बेंजीन, टॉल्यूइन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ETC,
ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, लेकिन वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है थर्ड प्रॉपर्टी, डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हमको मालूम है कि डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इसका डेंसिटी भी क्या करेगा, बढ़ेगा। कि जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, इसकी डेंसिटी भी क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास इथीन है C2H4, प्रोपीन है C3H6, ब्यूटीन है C4H8, प्रोपीन है C5H10। तो जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, इसकी डेंसिटी भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। क्योंकि डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पे। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इसकी डेंसिटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। क्लियर है। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं वाटर के साथ, तो जो एल्कीन होता है उसकी डेंसिटी जो होती है वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। एल्कीन की डेंसिटी जो होती है वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है और इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। तो अगर आप एल्कीन को वाटर में डिसॉल्व करोगे या वाटर में ऐड करोगे तो ये वाटर में सॉल्युबल तो होगा नहीं। तो जब सॉल्युबल नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, या तो बॉटम पे जाएगा या तो सरफेस पे फ्लोट करेगा। अब चूंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो ये सरफेस पे ही क्या करता है, फ्लोट करता रहता है। क्लियर है। तो ये बात हो गई इसकी डेंसिटी को लेकर के। इट्स फोर्थ प्रॉपर्टी इज डाइपोल मूवमेंट एंड पोलर नेचर। अगर इसके हम डाइपोल मूवमेंट और पोलर नेचर की बात करते हैं, डाइपोल मूवमेंट एंड पोलर नेचर, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट एंड पोलर नेचर। देखिए हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़े हुए हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा है सिंस ट्रांस आइसोमर। सिंस ट्रांस आइसोमर क्या होता है, सिंस ट्रांस आइसोमर वो होता है कि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन हो। जैसे अगर ये कार्बन डबल कार्बन तो यहाँ पर रोटेशन में क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है। अब देखिए, और रिस्ट्रिक्टेड एटम पे लगे हुए ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3 और क्या लगा दिया, H लगा दिया। ठीक है। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड एटम पे लगे हुए ग्रुप, सेम ग्रुप अगर सेम साइड आपको दिखाई दे, जैसे मान लीजिए इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका है ब्यूटीन 2, ये आपका ब्यूटीन 2 है, 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो नाम क्या होगा इसका, ब्यूटीन 2। और C डबल बॉन्ड C, यहां पे एक CH3 है और एक CH3 मान लीजिए हमने अपोजिट साइड लगा दिया। ठीक है, एक CH3 हमने कहां लगा दिया, अपोजिट साइड लगा दिया। तो देखिए ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ब्यूटीन 2 ही है। देखिए 1 2 3 4, ये भी ब्यूटीन 2 है, 1 2 3 4, ये भी ब्यूटीन 2 है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों में डिफरेंस ये है, ठीक है, यहां पर CH3 ग्रुप जो है वह सेम साइड है और यहां पर CH3 ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड एटम पे एक दूसरे के अपोजिट साइड है। ठीक है। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड एटम पे सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, सिस ब्यूटीन 2। और रिस्ट्रिक्टेड एटम पे अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस ब्यूटीन 2। तो ये सिस ब्यूटीन 2 है और ये क्या हो गया हमारा, ट्रांस ब्यूटीन 2 है। ठीक है। तो अगर हम ध्यान दीजिए, अगर हम ध्यान देते हैं यहाँ पे कि डाइपोल मूवमेंट की, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्पीसीज है AB और हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A। अगर B की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी A से ज्यादा है तो
तो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रा करेगा। इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर हो गया, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा पोलरिटी इसकी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां पर क्या होगा कि जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है, हम डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, और इसके एरो को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो ये डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन की केमिस्ट्री। अब यहाँ पर जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो होता है वो 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। कौन कौन, एक होता है sp3, एक होता है sp2 और एक होता है sp। sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, ये क्या शो करता है, हमारा कार्बन जो है 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर दिखाता है, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं पूछूं कि बताइए किस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, sp3 का, sp2 का या sp का। ठीक है, तो हम परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालते हैं। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के बेसिस से बताते हैं कि किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, sp3, sp2 या sp। तो हम ये बोलते हैं कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा, जिस कार्बन का परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होगा उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चलिए यहाँ पर राइट करते हैं, देखते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4, एक s और 3 p, 4 है। तो 100 को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो s को कितना मिलेगा, 25%। यहाँ पर s को कितना मिलेगा, 33.33%, और यहाँ पर s को कितना मिलेगा, 50%। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम sp2 की, और सबसे कम किसकी होगी, sp3 की। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन कैसा है, sp2 है। ये कार्बन कैसा है, sp3 है, ये कार्बन कैसा है, sp2 है। ये कार्बन कैसा है, sp3 है, ये कार्बन sp2, sp3 sp2। ठीक है, तो आपको मालूम है sp3 से कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो अगर sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर की तरफ होगा। ठीक है, इधर की तरफ होगा, यहाँ पर इधर की तरफ होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना, ऊपर की तरफ होगा। इसके टेल को थोड़ा सा हम कट कर देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों का डायरेक्शन सेम साइड है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी दोनों ऐड हो जाएंगे तो 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब अगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, पोलर है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का मतलब कि ट्रांस वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, और सिस वाला जो होगा वो क्या होगा, पोलर होगा। तो सिस एल्कीन जो होता है वो पोलर होता है, और ट्रांस एल्कीन जो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो डायपोल मोमेंट जो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, नेट डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्योंकि एक ऊपर से नीचे की तरफ है, एक नीचे से ऊपर, एक कैंसिल कर दे रहा है, अपोजिट है। जबकि यहाँ पर दोनों क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एल्कीन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, उसके दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, सिस और ट्रांस। तो ट्रांस वाला जो होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, और जो सिस वाला होगा वो क्या होगा,
पोलर होगा क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो बात हमने कर लिया डायपोल मोमेंट एंड पोलर नेचर की बात। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की डिस्कस करें तो देखिए चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, दोनों डिपेंड करते हैं आपके मॉलिक्यूलर मास पे। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका एमपी और बीपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, बीपी या हम एमपी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मॉलिक्यूलर मास के है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के है। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर एग्जांपल में C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो इसकी एमपी और बीपी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो मोस्टली क्वेश्चन आता है एमपी और बीपी को लेकर के, वो आता है सिस और ट्रांस के केस में। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम सिस की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ट्रांस वाले के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि अगर वहीं हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, वह सिस वाले का कम होता है और ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन सर ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होता है? क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। मॉलिक्यूल के बीच में जितना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उसको बॉयल करने के लिए उतना ही ज्यादा टेम्परेचर देगा। और हम जानते हैं कि सर जो सिस एल्कीन होता है, अगर हम सिस की बात करते हैं, जो सिस एल्कीन होता है, ठीक है, ये पोलर है। आपको मालूम है कि सिस एल्कीन पोलर है, जबकि ट्रांस एल्कीन क्या है, ट्रांस एल्कीन जो हमारा है वह नॉन पोलर है। तो अगर पोलर है तो इसका एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल, इसका एक पॉजिटिव दूसरे मालिक्यूल के नेगेटिव को, इसका नेगेटिव दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब भाई अट्रैक्शन डायरेक्शन जब होगा ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो इस पर कैसा चार्ज जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर कैसा चार्ज जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो इसका पार्शियल नेगेटिव वाला पार्ट दूसरे मालिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जबकि अगर मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में जो है वह डिपेंड करता है पैकिंग पे, कितनी अच्छी क्लोज पैकिंग है मालिक्यूल के बीच में। तो मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ जो है वह इस पर भी डिपेंड करता है कि मालिक्यूल के बीच में पैकिंग कितनी अच्छी है एक दूसरे के बीच में। तो अगर हम बात करते हैं सिस की, देखिए अगर सिस वाले मालिक्यूल को अगर हम लेते हैं तो सिस वाले मालिक्यूल के केस में क्या होता है कि ये दोनों CH3 ऊपर हैं बल्कि ग्रुप, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब रिपेल करेंगे तो उतनी अच्छी इनकी पैकिंग नहीं हो पाएगी सिस वाले मालिक्यूल की। जबकि ट्रांस वाले के केस में क्या है कि ट्रांस वाले के केस में ये जो CH3 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो रिपल्सन कम होगा। देखिए ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो एक ट्रांस का दूसरे ट्रांस के मालिक्यूल के साथ पैकिंग क्या होगी, अच्छी होगी। और जब पैकिंग अच्छी होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो ट्रांस वाले होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट अपने सिस वाले से क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा होता है कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है थोड़ा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात होगी हमारी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ओके, थैंक यू।